साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतना बड़ा बयान देती हैं, कोई बयान, कोई टीवी जो है उस पर डिबेट ही नहीं, वो ऐसा लग रहा है कोई खबर ही नहीं है। अरे इनको क्या अहमियत देना है। अच्छा, और अभी खुदा न खास्ता कहीं कोई मौलवी कह देता, फिर आप देखो रिपीट कर करके, रोक रोक करके और एक्शन के साथ और खूंखार पता नहीं क्या क्या जो है वो उसको दिखा दिया जाता। चाकू तेज कर ले तो हुकूमत क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, मिलिट्री क्या करेगी अगर सब चाकू ही रख ले। ये तो आप हुकूमत पर उंगली उठा दी आपने अगर देखा जाए तो। यानी आपकी सरकार जो कर्नाटक की है वो बेबस है, इसका मतलब तभी तो लोग चाकू ले लें। मोदी जी की सरकार में लिखी गई क्या तुलसीदास की जो रामायण है, कि जब मुगल थे तब लिखी गई है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में ये फैली कैसी रामायण? फारसी जबान में तर्जुमा रामायण का किस दौर में हुआ? मोदी जी के दौर में हुआ क्या? 14 के बाद, 2014 के बाद हुआ है क्या? एमएमसी न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ताल्लुक से खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो कि कौमी भारत के एडिटर इन चीफ हैं। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बहुत मुतनाज़ा बयान है उस पर, लेकिन खामोशी है चारों तरफ। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि घरों में जो सब्जी काटने वाले चाकू हैं उनको तेज कर लें, न जाने क्या कब मौका आ जाए। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, वहाँ चुनाव का माहौल भाजपा बना रही है और भाजपा को पता है कि कर्नाटक हो या कोई दूसरी जगह हो, वहाँ एक ही एजेंडा इनका चलेगा अगर चलेगा, और वो है हिंदुत्व का एजेंडा। 20% लोगों से 80% लोगों को डराया जाए। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है और बीजेपी ने इनको क्यों टिकट दिया? भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट हैं, चुन करके आती हैं, लेकिन इनके बैक में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ये मालेगांव जो बम धमाका था उसकी मुलजिम थी और क्या कुछ नहीं इनकी बातें जो है वो सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने इनको टिकट दिया, वो जीत करके आती हैं। तो अब जबकि वो एक बड़े मकाम पे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, संसद हैं, तो उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके वो 80% लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। उन्होंने जो कर्नाटक में बयान दिया है, वो बयान आपने भी दिखाया भी उसका छोटा सा हिस्सा, लेकिन इससे पहले उन्होंने गोडसे के बारे में, बल्कि गोडसे की एक तरीके से तारीफ की। वो गोडसे कि जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, और गांधी जी की तौहीन की कि जिस पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम साध्वी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो माफ नहीं करेंगे लेकिन कार्रवाई भी नहीं करेंगे। अगर यही बयान जिस तरीके का इन्होंने कहा कि कम से कम धारदार तेज चाकू ही घर में रख लें, और फिर उन्होंने लव जिहाद के हवाले से और पता नहीं कौन कौन हवाला दे करके और ये कहा कि बुराइयों को दूर करना, वही धर्म, वही इनके यहाँ जो तमाम वेद और पुराण है उसमें क्या कहा गया है? अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही जो है, अदम तशद्दुद जो है, वही असल में असल जो धर्म है, वही सही धर्म है। और मैं समझता हूं कि हर जगह यही चीज कही गई है, जिहाद जिहाद जिहाद। अरे भाई, जिहाद का मतलब तो समझो। और जिहाद फिर कहां नहीं हुआ? भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या है वो? और खुद साध्वी जी ने कहा कि जहां पापी हो, बुराई हो, तो पापी कौन है? कौन पाप कर रहा है? कौन
निर्जीवों की हत्या कर रहा है, इसको आप देखिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो है एक सियासत में कैसे कायम रहा जाए, सियासत को कैसे कुर्सी सियासत जरिए हथियाए रखा जाए, वरना आप डेवलपमेंट पे बात करिए। खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतने दिन से मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनका क्या अचीवमेंट रहा? इतने दिन से ये मेंबर पार्लियामेंट चुन करके आई हैं, यही बता दें कि हमने ये कारनामा किया, हम मेंबर पार्लियामेंट थे। तो बेशक चाकू तेज कर ले तो हुकूमत क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, मिलिट्री क्या करेगी अगर सब चाकू ही रख ले? ये तो आप हुकूमत पर उंगली उठा दी आपने, अगर देखा जाए तो। यानी आपकी सरकार जो कर्नाटक की है वो बेबस है, इसका मतलब तभी तो लोग चाकू ले लें। आप देखिए गुजरात में बीएसएफ का जवान मार दिया जाता है, लोग उसका कत्ल कर देते, कौन जिम्मेदार है इसका? तो इसका मतलब बीएसएफ का जवान जो है वो चाकू लेके जाता वहां पे धारदार, ताकि उसका कत्ल ना होता। हर आदमी चाकू लेके निकले, इसका मतलब क्या शिक्षा दे जा रही है? ये तो सरकार की नाकामी आप जाहिर कर रहे हैं। और फिर ये इसमें आपका क्या रोल है? अगर सब चाकू रख लें, और रखते ही हैं, बिल्कुल। कौन आदमी है जो सब्जी काटने वाला चाकू किसके घर में नहीं, बताइए? किसानों के घर में तो दराती तक है जिससे गेहूं काटा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टियों को तो ये निशानी है दराती। बिल्कुल। उनके यहां फावड़ा भी है, उनके यहां कुल्हाड़ा भी है, उनके यहां सब्बर भी है, सब कुछ। आपका इसमें कौन सा कंट्रीब्यूशन हो गया कि आप जो है बता रही हैं? बिल्कुल। आप कुछ कर दीजिए, चलिए आप ही बंटवा दीजिए, अगर आप में दम है तो बंटवा दीजिए सबको, लीजिए साहब रखिए अपने अपने घरों में। तो ये सिर्फ जो है दरअसल इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ करना ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, ABCD नहीं पता। ना तो सियासत की ABCD पता है, ना तो समाजियात की ABCD पता है, ना तो इक्तिसादियात की ABCD पता है, और ना तो मजहब की ABCD पता है, धर्म की भी नहीं पता, धर्म की भी नहीं पता। वरना धर्म ही से तो बता रहे हैं। कल हमारी बात हो रही थी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज हमने उसको छापा भी है कि क्या कहता है, अहिंसा परमो धर्मा, किसका है ये जुमला? वसुधैव कुटुंबकम, ये किसका नारा है कि सारा संसार जो है वो सब एक है? हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु कोई ऐसे बनता है क्या? ऐसे लोगों को ले चल के PM जो है हमारे मोदी जी विश्व गुरु बनेंगे? तो मुझे लगता है कई बार कि PM जो बात कहते हैं उस पर अमल नहीं होता है, या तो फिर वो दिखावे के लिए सिर्फ बातें कहते हैं। इससे पहले उन्होंने बजरंग दल को जिस तरीके से कहा था, गौ रक्षकों के बारे में जिस तरीके से कहा था, लेकिन क्या हुआ? आज आप देखिए, आप माहौल एक बिगाड़ा जा रहा है। वाकई हम कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म को आप प्रचारित करना चाहते हैं और वाकई बहुत अच्छा है, तो ये हिंसा के जरिए तो नहीं प्रचारित हो सकता है। आप जो है मार मार के हर जगह जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा, अरे भाई कौन मुखालिफ है? कौन मुखालफत यहां कर रहा है? किसने यहां पे मुखालफत की है? रामचरितमानस किसके दौर में लिखा गया? तुलसीदास किसके दौर में थे? रामायण किसके दौर में लिखी गई? बताइए आप। मोदी जी की सरकार में लिखी गई क्या तुलसीदास की जो रामायण है? कि जब मुगल थे तब लिखी गई है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में ये फैली कैसी रामायण? फारसी जबान में तर्जुमा रामायण का किस दौर में हुआ? मोदी जी के दौर में हुआ क्या? 14 के बाद, 2014 के बाद हुआ है क्या? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो समझने की। और सबसे ज्यादा अगर कृष्ण भगवान आज जिस पे हाहाकार मचाए हुए हैं, नजीर अकबराबादी की आज भी नज़में जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं, आप जाके देखिए मंदिरों में। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर किसी ने नज़में लिखी हैं भगवान कृष्ण पर, तो वो नजीर अकबराबादी है। बेशक।
क्या नज़ीर अकबर आबादी का जो दौर है वो मोदी जी का दौर है, आरएसएस और बीजेपी का दौर है? क्यों ऐसी बातें हो रही हैं? हम हर तरीके कट्टरवाद, चाहे वो इस्लामियात के हवाले से भी कट्टरवाद हो, मैं उसकी भी हमेशा मुखालफत करता रहा हूं। अब कहता हूं कि चाहे अलकायदा हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, और चाहे वो तालिबान हो, कि जिन्होंने स्कूल जाने पे पाबंदी लगा दी लड़कियों के, जिन्होंने सर्विस करने पर पाबंदी लगा दी, उस पर तो सरकार नहीं बोल रही है। बोले ना, क्यों नहीं बोल रही सरकार कि क्या हो रहा है? एक भी बयान नहीं आया अभी तक सरकार की तरफ से। तो ये तमाम चीजें जो हैं, और आप देखिए कि हर तरफ खामोशी है, बिल्कुल कोई बोलने वाला नहीं, उस पर कहीं कोई डिबेट नहीं है। तो ये सब मैं समझता हूं कि बहुत ही एक जाहिलाना हम रवैया हम कह सकते हैं, और इस तरीके से हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। हम तो चाहते हैं कि विश्वगुरु हमारा देश बने। अब पूरी दुनिया में, इससे पहले आप देखिए जब मोहम्मद रफ़ी हों, पूरी दुनिया में उनके गाने, उनकी आवाज़ का जादू चला। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो, पूरी दुनिया में शहनाई का डंका बजा। जाकिर हुसैन हो, तबला वादक, आप देखिए पूरी दुनिया में उनका डंका बजा। ये कौन सा दौर था भाई? कौन सा दौर था? आप मुसलमानों के बारे में कह रहे हो चाकू रख लो, डरा रहे हो। आप बताइए 47 के बाद से अब तक एक भी ऐसी मिसाल दे दीजिए कि जिसमें मुसलमानों ने मुल्क के खिलाफ काम किया हो। गांधी जी का कत्ल किसने किया, आप बताइए? कौन था? गोडसे कौन था? क्या कोई उसका इस्लाम से ताल्लुक था? और आ जाइए आप 84 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल होता है, कौन था उसमें? क्या कोई मुसलमान था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या कोई मुसलमान था उसमें? और आ जाइए राजीव गांधी का कत्ल होता है, बिल्कुल, क्या कोई उसमें मुसलमान इन्वॉल्व था? कितनी मिसालें हम दे दें, एक भी मिसाल दीजिए। तो इसलिए बिला वजह मुसलमानों के ताल्लुक से हुआ खड़ा करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है, और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी, नुकसान हो गया और होगा। जी जी मुमताज़ साहब, एक सवाल इस मामले में बहुत अहम है कि तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें खामोशी है, किसी तरीके से इस बयान को जो है नहीं दिखाया जा रहा है। जो आपने कहा कि कोई डिबेट नहीं हो रही, और कहीं इस मामले के खिलाफ अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। क्या लगता है कि आखिर ये खामोशी कितना नुकसानदेह हो सकती है? नहीं, देखिए नुकसानदेह क्या, नुकसान हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। सारे चैनल्स जो है वो अडानी जी के हैं, अंबानी जी के हैं, और दूसरे जो हैं उनके हैं। तो ये 2-3-4 लोगों के सारे चैनल हो गए हैं, और वही जो है एक एजेंडे के तहत काम करते हैं। और अभी अंबानी जी की बेटी जो है नवासी, भाई हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो नाना बने, और ये वो तो अभी अमेरिका से 8 या 30 कितनी जो है वो नन्स आएंगी, या कौन आएगा जो उनको पालेंगी, नैन क्या नाम नहीं पता, और कितने करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, और क्या होगा, खबर पे खबर चल रही है। बिल्कुल, अरे भाई कितने गरीब मर रहे हैं सर्दी में, कोई इस पे भी खबर चला दो। अंबानी जी के इतना रुपया, भाई कौन सी बड़ी बात है, उनके पास कौन से पैसे कमी है? बिल्कुल, तो वो चाहे जो कुछ कर ले, बिल्कुल, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि गरीब कितना मर रहा है। अभी पीएम जी, कल मैंने जो तफसील दी थी कि कहा कि 2022 हमारा जो है वो मन की बात में बहुत बढ़िया, लेकिन भुखमरी से हमारा जो है नाइजीरिया से पीछे हमारा मुल्क हो गया है। भुखमरी में आगे निकल गया ग्राफ में, आप देखिए उसको, आप रिपोर्ट मानिए न मानिए, लेकिन हालत यही है। बिल्कुल, उस पर खबर नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतना बड़ा बयान देती है, कोई टीवी जो है उस पर डिबेट ही नहीं, वो ऐसा लग रहा है कोई खबर ही नहीं है। अरे इनको क्या अहमियत देना है? अच्छा, और अभी खुदा न खास्ता कहीं कोई मौलवी कह देता, फिर आप देखो रिपीट कर करके, रोक करके, और एक्शन के साथ, और खूंखार पता नहीं क्या क्या जो है वो उसको दिखा दिया जाता, और पता नहीं किससे किसके उसके जो है रिश्ते जोड़ दिए जाते।
ये देश को नुकसान पहुंचाना है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस जज्बे से हमारी परवरिश हुई, हमारे वालिदैन ने, हमारे वालिद साहब डिफेंस में थे, सुपरवाइजर थे पैराशूट फैक्ट्री में, और उनको मेडल मिले हुए थे, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। हम बचपन में याद है, मैं आज भी तिरंगा ये क्यों लगाता हूँ, और वो मेडल भी रखा हुआ है। अब मैं लगा के 15 अगस्त और 26 जनवरी में जाता था स्कूल। मुझे फ़ख्र अपने देश पे आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब तबाही देख रहे हैं और बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। अभी भी मैं आप बताऊं, एक डिबेट में मैं गया और वहाँ जब मैंने कहा कि साहब हर चीज़ के नारे लग रहे हैं लेकिन किसी ने अभी भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, तो वहीं पर एक बीजेपी का लीडर था और उसने कहा कि साहब अब आप मोदी जी के डर की वजह से ये भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे। अब बताइए, शर्म नहीं आती इनको ये कहते हुए? मेरी पुरानी फ़ोटो देख लीजिए, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यही तिरंगा मेरे हर सूट पे लगा, आपको मिलेगा। अब ये कह रहे हैं किसकी सरकार थी उससे पहले? बिल्कुल। तो ये सब कहना, मैं क्या बताऊं, तो मुझे दुख होता है कि अब कुछ अच्छा भी अगर करने के लिए आप चलिए, उस पर भी कहेंगे अरे साहब ये तो इसलिए कह रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, डीडी उर्दू के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, श्री जी उनका नाम है, और वो हमेशा जो है हमसे, आज की बात नहीं, हमेशा, बहुत, मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2004 में दिल्ली आया था तब उनसे मुलाकात हुई थी। मैं डीडी उर्दू के लिए बहुत काम मैंने किया, तो हमें हमेशा फ़ोन पे कहते थे मुमताज़ जी जय श्री राम। मैं भी कहता था जय श्री राम। आज भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे जितने आचार्य और शंकराचार्य मेरे जो जानने वाले हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ और मैं उनसे यही कहता हूँ गुरु जी प्रणाम, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। मेरे एक दोस्त है विभूति पांडे जी, भैया जी प्रणाम, इलाहाबाद के हैं, मैं भी कहता हूँ भैया जी प्रणाम, प्रणाम, आशीर्वाद, और पंडित जी कैसे हो? तो ये क्या बात करते हैं भाई? क्या भारत माता की जय? मैं तो कई डिबेट चैनल में कहा कि भारत माता की जय, और मैंने तो एक जगह चैलेंज कर दिया था। मैंने कहा चलो दिखाओ मुझे, अगर जमुना जी साफ होंगी और गंगा जी साफ होंगी और आपको लग रहा है कि इस सरकार ने साफ किया है, मैं अभी जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा। क्योंकि सिर्फ झूठ की बाजार लगाने से कुछ नहीं होगा, जुमलाबाजी से नहीं होगा। तो इसलिए ये जो भी चैनल वाले कर रहे हैं, ये इतना जो है ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ उन्हें सही तस्वीर दिखानी चाहिए, और ऐसे सोकॉल्ड जो लीडरान हैं जो देश का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे आज के ख़ास प्रोग्राम पोस्टमार्टम में मुमताज़ आलम रिज़वी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आज इनसे सादी प्रतिज्ञा के ताल्लुक से ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर हुए बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।